कहानी की शुरुआत में हम अनिरुद्ध और स्वर्णा को देखते हैं। आज शादी के 3 साल बाद अनिरुद्ध स्वर्णा को लेकर अपने घर जा रहा है, लेकिन वो डर रहा था कि घर वाले उनका स्वागत करेंगे या नहीं। दरअसल 3 साल पहले घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर दोनों ने शादी की थी। तब से घर वाले इन दोनों से नाराज हैं। अनिरुद्ध परेशान था तो स्वर्णा कहती है कि आप फिक्र मत करो, मैं एक पल में सभी घर वालों को इम्प्रेस कर लूंगी, सब मुझे पसंद करने लगेंगे। लेकिन अनिरुद्ध अपने घर वालों को बेहतर जानता था। वो समझ रहा था कि ये सब इतना आसान नहीं होने वाला। दोनों घर पहुंचते हैं तो आज घर पर अनिरुद्ध के छोटी बहन की सगाई हो रही थी। उसकी शादी में शामिल होने के लिए ही ये दोनों गांव आए थे। अनिरुद्ध का छोटा भाई शरद उनके पास आता है। वो अनिरुद्ध से बताता है कि भाई, डर के मारे मैं पापा को बता नहीं पाया कि आप लोग आ रहे हो, वो बहुत नाराज हैं, तो आप खुद ही संभाल लेना। ये लोग घर के अंदर जाते हैं तो घर वाले अनिरुद्ध और स्वर्णा को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। अनिरुद्ध के पापा रेड्डी अपना मुंह फेर लेते हैं। गुस्से में शरद को डांटते हैं कि इसे यहाँ किसने बुलाया था। अनिरुद्ध को घर वालों का यह बर्ताव बहुत बुरा लगता है। जैसे ही रस्म खत्म होती है वो स्वर्णा को लेकर वापस जाने लगता है। तभी उसकी माँ और बहन दोनों आकर उसे रोक लेते हैं। बहन कहती है कि कम से कम मेरी शादी तक तो रुक जाओ। माँ कहती है कि पापा की बात का बुरा मत मानो, कम से कम अपनी माँ के लिए रुक जाओ। स्वर्णा भी रुकने के लिए कहती है तो आखिरकार सबकी बात मानकर अनिरुद्ध रुक जाता है। इसके बाद स्वर्णा घर वालों के साथ बैठकर बातें करने लगती है। उसे लग रहा था कि घर वालों का दिल जीतना आसान होगा, लेकिन दादी और बाकी घर वाले उसकी इंक्वायरी शुरू कर देते हैं। एक एक करके सवाल पूछना शुरू कर देते हैं, जैसे कि तुम्हारी जाति क्या है, करती क्या हो, कितना पढ़ी लिखी हो, वगैरह वगैरह। जवाब में स्वर्णा उन्हें बताती है कि मैं अपने मम्मी पापा के बारे में कुछ भी नहीं जानती, अनाथ आश्रम में पली बढ़ी हूँ और बीए इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की है। वो घर की सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की थी, लेकिन घर वालों को इस बात से फर्क नहीं पड़ता। उन्हें तो बस एक ऐसी लड़की चाहिए जो घर के सारे काम कर सके। वो लगातार सवाल पर सवाल करते जा रहे थे। तब जाकर स्वर्णा को एहसास होता है कि घर वालों को इम्प्रेस करना इतना भी आसान नहीं होगा। इसके बाद हम अनिरुद्ध के पापा रेड्डी को देखते हैं। रेड्डी रूलिंग पार्टी के पॉलिटिशियन हैं और पार्टी ने उन्हें अगले इलेक्शन में एमएलए का टिकट देने के लिए कैंडिडेट ढूंढने की जिम्मेदारी दी है। रेड्डी चाहते थे कि इस बार एमएलए का टिकट किसी ईमानदार नेता को दिया जाए जो जनता की भलाई के लिए काम करेगा। वो पार्टी मीटिंग में बताते हैं कि कुछ दिन बाद सीएम साहब यहाँ आने वाले हैं और इस बार वही फैसला करेंगे कि टिकट किसे मिलेगा। ये सुनकर पार्टी का एक नेता मधुसूदन राव समझ जाता है कि इस बार टिकट मुझे नहीं मिलने वाला। वो अपने मन में सोचता है कि अगर किसी और को टिकट दे दिया तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ हम जेल में बंद एक खतरनाक डकैत करुणा को देखते हैं। करुणा का आदमी उससे जेल में मिलने के लिए आता है। वो करुणा से कहता है कि मैंने एक औरत को देखा है, मुझे लग रहा था कि वो झांसी है, लेकिन वो तो एक घरेलू औरत थी। करुणा उसकी बात सुनकर गुस्सा हो जाता है। कहता है कि जब तुझे शक था तो तूने कंफर्म क्यों नहीं किया, जा और उसे चाकू मार दे। अगर तूने उसे चाकू मार दिया तो समझ जाना कि वो झांसी नहीं है, और अगर वो झांसी है तो तू उसे छू भी नहीं पाएगा। इधर घर पर स्वर्णा ससुराल वालों को इम्प्रेस करने की कोशिश करती है। सुबह सवेरे उठकर सबके साथ पूजा करने के लिए जाती है, लेकिन स्वर्णा को पूजा कैसे की जाती है कोई आइडिया नहीं था। वो आरती भी नहीं गा पा रही थी। घर वालों के सामने वो खुद ही अपनी इंसल्ट करवा लेती है। तभी शरद की पत्नी अनुसुईया आरती गाते हुए आती है, ठीक से पूजा पाठ करती है। स्वर्णा ससुराल वालों के सामने जैसी बहू बनने की कोशिश कर रही थी, अनुसुईया ऑलरेडी इस घर की वैसी ही एक परफेक्ट बहू थी। स्वर्णा उससे बेहतर बनने का इरादा करती है। पोस्ट ऑफिस जाकर चुपके से अपनी फ्रेंड किरणमयी को कॉल करती है। किरणमयी और स्वर्णा दोनों एक ही अनाथ आश्रम में थी, एक दूसरे से सब कुछ शेयर करती थी, लेकिन एक परिवार ने किरणमयी को गोद ले लिया था, तो अब उसकी लाइफ सेट थी। स्वर्णा अपनी उस फ्रेंड को कुछ दिनों के लिए अपने ससुराल बुलाती है। पास के ही एक लॉज में उसके रुकने का इंतजाम करवा देती है। स्वर्णा का प्लान था कि किरणमयी रोज सुबह घर वालों के लिए खाना बनाकर मुझे दे देगी और मैं उसे अपने ससुराल वालों को परोस कर अच्छी बहू का अवार्ड ले लूंगी। इसी के साथ बीच बीच में किरणमयी से खाना बनाना भी सीख लूंगी। प्लान परफेक्ट था, लेकिन जब स्वर्णा किरणमयी के साथ मार्केट जाती है तो अचानक से उसे एहसास होता है कि एक लड़का उसका पीछा कर रहा है। वो लड़का करुणा का साथी था जो झांसी को ढूंढ रहा था। स्वर्णा उस लड़के के पास जाती है, पूछती है कि तू मेरा पीछा क्यों कर रहा है।
तो लड़का उससे पूछने लगता है कि तुम झांसी हो ना। ये सुनकर स्वर्णा के चेहरे का रंग बदल जाता है। वो लड़के को धमकी देती है कि मैं कोई झांसी नहीं हूँ, लेकिन आइंदा से मेरा पीछा किया तो जान से मार दूंगी। लेकिन उस लड़के की वजह से स्वर्णा भी डर जाती है। वो घर आती है, सबसे छुपकर आधी रात एक अनजान लड़की को कॉल करती है। उससे पूछती है कि करुणा अब भी जेल में ही है ना, बाहर तो नहीं आ गया। लड़की बताती है कि करुणा अब भी जेल में है तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। स्वर्णा बेफिक्र हो जाती है। अगली सुबह वो किरणमयी का बनाया हुआ खाना घर वालों को परोस देती है। घर वाले बड़े चाव से खाना खाते हैं। सबको लगता है कि स्वर्णा ने ही ये लजीज खाना बनाया है। सब उसकी तारीफ करते हैं तो स्वर्णा बहुत खुश हो जाती है और इसके बाद से किरणमयी की मदद से वो घर वालों का दिल जीतने की कोशिश करती रहती है। अनिरुद्ध को शक था कि स्वर्णा कुछ तो झोल कर रही है, लेकिन सब अच्छा चल रहा था तो अनिरुद्ध भी खुश होता है। फिर एक दिन स्वर्णा अपनी सासू माँ, ननद और दादी माँ के साथ मंदिर जाती है। तभी मधुसूदन राव के भेजे हुए गुंडे उन्हें देख लेते हैं। घर की औरतों को अकेली पाकर गुंडे उन्हें मारने का इरादा करते हैं। स्वर्णा उन्हें देखती है तो सोचती है कि शायद ये गुंडे मेरा पीछा कर रहे हैं। वो परिवार वालों से अलग हो जाती है। तब उसे समझ में आता है कि गुंडों का निशाना वो नहीं, उसकी सासू माँ है। स्वर्णा जल्दी जल्दी से पूजा खत्म करने के लिए कहती है, फिर सबको कार में बिठा देती है। इस बार स्वर्णा खुद ही कार चला रही थी। गुंडे बाइक से उनका पीछा करते हैं, लेकिन स्वर्णा अपनी चालाकी से उन सभी को नीचे गिरा देती है और उन सब की जान बचा लेती है। सब लोग हैरान हो जाते हैं, सोचते हैं कि स्वर्णा ने इस तरह से गाड़ी चलाना कहां से सीखा, लेकिन वो सब इस बात से खुश होते हैं कि स्वर्णा ने उनकी जान बचाई है। सब स्वर्णा को घर की संस्कारी बहू के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। शरद रेड्डी को बताता है कि ये हमला मधुसूदन राव के आदमियों ने किया था। रेड्डी समझ जाता है कि एमएलए के टिकट के लिए राव उसके ऊपर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद स्वर्णा की सासू माँ रेड्डी को सब कुछ बताती हैं और उनकी इजाजत लेकर अपना खानदानी हार स्वर्णा को पहना देती है। लेकिन स्वर्णा को खुशी नहीं होती। उसे एहसास होता है कि बचपन से उसका कोई अपना परिवार नहीं रहा और आज जब उसके पास एक परिवार है तो वो अपने परिवार के सामने नाटक कर रही है, उन्हें धोखा दे रही है। इसलिए अब वो जल्दी से सब कुछ सीखने का फैसला करती है। लेकिन उस रात एक और प्रॉब्लम हो जाती है। आधी रात में स्वर्णा किरणमयी का खाना लेकर आने का इंतजार कर रही थी। तभी बाहर से उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। स्वर्णा बाहर जाकर देखती है तो करुणा का साथी वही लड़का उसे मारने के लिए आया था। उसके साथ 3 लड़के और थे। लड़का कहता है कि आखिरी बार पूछ रहा हूँ, झांसी है तो सच बता दे, नहीं तो मार डालूंगा। स्वर्णा कुछ नहीं बोलती तो चारों लड़के उसके ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन संस्कारी बहू का नाटक करने वाली स्वर्णा उन्हें अपना असली रूप दिखाती है। मार मार के उनकी हालत खराब कर देती है। 3 लड़के डर के मारे वहां से भाग जाते हैं, लेकिन एक लड़का स्वर्णा का पीछा करते हुए घर के अंदर आ जाता है। वो स्वर्णा को मारने के लिए दौड़ता है, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो अपने ही चाकू पर गिरकर मर जाता है। यह देखकर स्वर्णा शॉक्ड हो जाती है, खुद को संभालती है और उसकी लाश को छुपाने के लिए घसीटने लगती है। एट द सेम टाइम किरणमयी खाना लेकर आती है और इस हालत में वो स्वर्णा को देखती है तो डर के मारे बेहोश हो जाती है। स्वर्णा पानी छिड़क कर उसे होश में लाती है, बताती है कि इसे मैंने नहीं मारा, लेकिन अगर तूने मेरी मदद नहीं की तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। एक अच्छी दोस्त किरणमयी उसकी मदद करती है। स्वर्णा उसकी लाश को बोरे में भर लेती है, किरणमयी को साथ लेकर जाती है और नाले में फेंक देती है। लेकिन इस घटना के बाद किरणमयी के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। वो स्वर्णा से उन सभी सवालों का जवाब मांगती है, जिसके बाद स्वर्णा उसे अपने पास्ट के बारे में बताना शुरू कर देती है। कहानी के फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि किरणमयी को एक परिवार ने गोद ले लिया था, जिसके बाद स्वर्णा अनाथ आश्रम में अकेली हो जाती है। जल्द ही उसे समझ में आ जाता है कि वार्डन उसे गंदी नजरों से देख रहा है। खुद को बचाने के लिए स्वर्णा एक रात अनाथ आश्रम से भाग जाती है। बाहर की दुनिया में वो बिल्कुल अकेली होती है। छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करती है। कई साल बीत जाते हैं। स्वर्णा बड़ी हो जाती है, लेकिन अब भी वो अकेली थी। एक होटल में वेटर का काम करती थी, लेकिन आसपास कई ऐसे लोग थे जो उसे अपना शिकार बनाना चाहते थे। वो हर रात डर के साए में जी रही थी। फिर एक रात वो देखती है कि कुछ डकैत पुलिस से बचने के लिए होटल में छुपे हुए हैं और उनका लीडर था करुणा। उन्हें देखकर स्वर्णा को डर नहीं लगता,
उल्टा वो सोचती है कि कब तक मैं इस तरह से डर के साए में जीती रहूंगी, मुझे भी इनकी तरह हिम्मत वाला बनना चाहिए। ठीक उसी रात एक आदमी स्वर्णा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते है तो स्वर्णा उसकी गर्दन काट देती है। डकैतों का लीडर करुणा उसे ऐसा करते हुए देख लेता है। स्वर्णा ने पहली बार किसी का मर्डर किया था, वो डर के मारे कांप रही होती है तो करुणा उसे अपने साथ चलने का ऑफर देता है। स्वर्णा भी मान जाती है। उस रात के बाद से स्वर्णा की जिंदगी बदल जाती है। वो एक मामूली अनाथ लड़की से डकैत बन जाती है। करुणा उसे ट्रेनिंग देता है और टोली में उसका नाम रखता है झांसी। शुरू में तो स्वर्णा को सब कुछ अच्छा लग रहा था, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हो जाता है कि करुणा सिर्फ बुरे लोगों को नहीं, अच्छे लोगों को भी लूट रहा है। पैसों की लालच में वो किसी का भी मर्डर करने को तैयार हो जाता है। इन सब के अलावा करुणा की नीयत भी ठीक नहीं है, वो उसे गंदी नजरों से देखता है। सच्चाई जानने के बाद स्वर्णा टोली छोड़ने का फैसला करती है, लेकिन उसे पता था कि टोली में कोई करुणा से बगावत करे तो उसका अंजाम मौत होता है। वो गैंग की दूसरी लड़की के साथ मिलकर पुलिस की खबरी बन जाती है। वो करुणा की लोकेशन पुलिस को बता देती है और एक दिन जब करुणा फिरौती के पैसे लेने के लिए जाता है तो पुलिस वाले उसे घेर कर पकड़ लेते हैं। टोली छोड़ने के बाद स्वर्णा नॉर्मल लाइफ जीने लगी है, लेकिन वो हर दिन डरती है कि अनिरुद्ध और घर वालों को उसकी सच्चाई पता न चल जाए। लेकिन इधर जेल जाने के बाद करुणा को सच्चाई पता चल गई थी कि झांसी ने उसे पकड़वाया है और इसीलिए अब वो झांसी को मारना चाहता था। प्रेजेंट में स्वर्णा की कहानी सुनकर किरणमयी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो स्वर्णा से कहती है कि तूने जो किया खुद को बचाने के लिए किया और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। स्वर्णा कहती है कि अगर करुणा को पता चल गया कि मैं कहाँ हूँ तो वो मुझे मारने के लिए जरूर आएगा। दूसरी तरफ जेल में हम करुणा को देखते हैं। जैसे ही उसे पता चलता है कि उसका आदमी मर गया है, वो समझ जाता है कि झांसी ही स्वर्णा है। वो जेल में गैस सिलेंडर ब्लास्ट कर देता है। भगदड़ मच जाती है। 22 कैदियों की मौत हो जाती है और मौके का फायदा उठाकर करुणा जेल से भाग जाता है। लेकिन पुलिस वालों को लगता है कि करुणा भी उस एक्सीडेंट में मर गया है। इधर इन सब से अनजान स्वर्णा किरणमयी को लेकर घर आती है। घर वालों के सामने फिर से झूठ बोलती है कि ये मेरी फ्रेंड है, इसके हस्बैंड ने इसे मार कर घर से निकाल दिया है तो कुछ दिनों के लिए हमारे साथ रहने आई है। उसका प्लान था कि किरणमयी को अपने साथ रखकर उससे खाना बनाना सीख लेगी। घर वाले भी किरणमयी को घर में रखने के लिए मान जाते हैं। घर पर शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। मेहमान आते जाते रहते हैं। इसी बीच में स्वर्णा लाउड स्पीकर पर एक अनाउंसमेंट सुनकर शॉक्ड हो जाती है। वो आवाज करुणा की थी। स्वर्णा उस आवाज का पीछा करते हुए करुणा के पास पहुंच जाती है। वो करुणा से विनती करती है कि मैंने अपना पास्ट छोड़ दिया है, अब मेरा एक परिवार है, मुझे उसके साथ रहना है, तो मेरा पीछा छोड़ दो। लेकिन करुणा उसे धमकी देता है कि तूने अपने परिवार को अपनी सच्चाई नहीं बताई है ना। मैं भी देखना चाहता हूँ कि जब तेरे परिवार पर कोई खतरा होगा तब भी तू संस्कारी बहू होने का नाटक करती रहेगी या झांसी बनकर उनकी जान बचाएगी। स्वर्णा गुस्से में घर वापस आ जाती है, लेकिन अब उसे पूरा यकीन था कि करुणा उसके परिवार में किसी को मारने की कोशिश जरूर करेगा। लेकिन चाहे जो भी हो जाए वो अपने इस परिवार की रक्षा करने का फैसला करती है। दूसरी तरफ करुणा स्वर्णा से बदला लेने की तैयारी शुरू कर देता है। वो सबसे पहले मधुसूदन राव के पास जाता है। उसे बताता है कि मेरे आदमियों ने खबर दी है कि रेड्डी तुम्हें एमएलए का टिकट नहीं देना चाहता, इसलिए तुम्हारे शराब घोटाले की जांच करवा रहा है। कल सीएम की रैली में वो तुम्हारी फाइल सीएम को देने वाला है। राव यह सुनकर शॉक्ड हो जाता है तो करुणा कहता है कि मैं भी उस परिवार से अपना बदला लेना चाहता हूँ। दोनों का दुश्मन एक ही था तो दोनों हाथ मिला लेते हैं और दोनों मिलकर रेड्डी को मारने का प्लान बनाते हैं। इधर अगली सुबह रेड्डी सीएम की रैली में चला जाता है। तभी स्वर्णा अपने घर पर एक निशान देखती है। वो निशान करुणा की टोली का होता है। किसी की हत्या करने से पहले करुणा उनके घर पर ये निशान छोड़ता था। स्वर्णा अंदाजा लगाती है कि करुणा का पहला टारगेट उसके ससुर जी होंगे। स्वर्णा तुरंत घर पर मार्केट जाने का बहाना करती है और सीधे सीएम की रैली में पहुंच जाती है। चारों तरफ करुणा के आदमियों को ढूंढने लगती है और आखिरकार एक बस के अंदर उसे करुणा के आदमी मिल जाते हैं। स्वर्णा सीधा उस बस के अंदर घुसती है, गेट लॉक करती है और ड्राइवर को बस चलाने के लिए कहती है। गुंडों को लगता है कि एक अकेली लड़की उनका क्या ही बिगाड़ लेगी, लेकिन अगले ही पल चलती बस के अंदर स्वर्णा मौत का ऐसा तांडव मचाती है कि एक भी गुंडा जिंदा नहीं बचता। इधर रेड्डी सुरक्षित सीएम के पास पहुंच जाता है और राव के खिलाफ सारे सबूत सौंप देता है। राव का जेल जाना अब तय हो चुका था। वो गुस्से में करुणा के पास जाता है, उससे कहता है कि तुम कुछ भी करो लेकिन मेरे जेल जाने
से पहले मुझे रेड्डी और उसके पूरे परिवार की लाश देखनी है। करुणा भी इसके लिए मान जाता है और अपनी खतरनाक प्लानिंग शुरू कर देता है। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में हम शरद को देखते हैं। उसे खबर मिलती है कि सीएम की रैली में उसके पापा रेड्डी पर हमला करने के लिए करुणा की टोली के डकैत आए थे, लेकिन किसी अनजान लड़की ने उन डकैतों को मार दिया। जांच करते हुए वो करुणा की टोली के रिकॉर्ड में झांसी का फोटो देखकर शॉक्ड हो जाता है। एक ही पल में वो सब कुछ समझ जाता है कि उसके पापा को बचाने वाली लड़की कौन थी। इधर घर पर शादी के अलग अलग फंक्शन शुरू हो रहे थे, लेकिन स्वर्णा को यकीन था कि करुणा इतनी आसानी से शांत नहीं बैठेगा और वो अकेले इस फैमिली को बचा नहीं पाएगी। परिवार में उसे मदद मांगने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन दिखता है शरद। वो सीधा शरद के पास जाती है, उसे सच बताने लगती है, लेकिन शरद कहता है कि मैं पहले से ही सब कुछ जानता हूँ। परिवार को बचाने के लिए वो भी स्वर्णा की मदद करने लगता है। तभी करुणा बिन बुलाया मेहमान बनकर उनके घर पहुंच जाता है और उसे देखते ही स्वर्णा डर जाती है। करुणा सबसे पहले रेड्डी से मिलता है, उन्हें बताता है कि मैं स्वर्णा का कजिन हूँ और उससे मिलने के लिए आया हूँ। सब लोग उसे स्वर्णा का कजिन मान लेते हैं। वो भी परिवार के सभी सदस्यों के सामने नॉर्मल बिहेव कर रहा था। स्वर्णा उसे सबसे अलग लेकर जाती है, गुस्से में उसे जाने के लिए कहती है तो करुणा उल्टा उसे ही धमकाने लगता है। कहता है कि आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, ये सब छोड़कर मेरे पास वापस आ जाओ वरना मैं क्या कर सकता हूँ तुम अच्छे से जानती हो। वो गुस्से में वहां से चला जाता है, लेकिन इसके बाद स्वर्णा को समझ में आ जाता है कि अगर अब उसने कुछ नहीं किया तो सच में उसका परिवार खत्म हो जाएगा। वो हिम्मत जुटाती है, सबसे पहले अपने पति अनिरुद्ध को अपनी पूरी सच्चाई बता देती है। वो डर रही थी कि सच्चाई जानने के बाद अनिरुद्ध उसका साथ छोड़ देगा, लेकिन अनिरुद्ध उसे सपोर्ट करता है, कहता है कि मैं तुम्हारा पति हूँ और हर हाल में तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। अनिरुद्ध का यह प्यार देखकर स्वर्णा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अनिरुद्ध को गले से लगा लेती है। अगले दिन शरद घर आता है। वो स्वर्णा को बताता है कि कल रात पुलिस वालों ने मधुसूदन राव के घर पर रेड मारी थी और राव के साथ साथ उन लोगों ने करुणा को भी अरेस्ट कर लिया है। ये सुनकर स्वर्णा चैन की सांस लेती है, सोचती है कि चलो मुसीबत टल गई, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी, क्योंकि उधर पुलिस वाले करुणा को लेकर जेल जा रहे थे तो रास्ते में करुणा उनके साथ फाइट करता है और पुलिस वालों को मारकर भाग जाता है। इधर इस बात से अनजान स्वर्णा परिवार के सभी सदस्यों को इकट्ठा करती है और उन्हें अपनी सारी सच्चाई बता देती है। सब कुछ सुनने के बाद रेड्डी कहता है कि मेरे पॉलिटिकल फैसलों की वजह से परिवार की जान खतरे में थी, तब किसी ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, तो हम तुम्हारा साथ कैसे छोड़ सकते हैं? तुमने तो हमारी जान भी बचाई है। परिवार का हर सदस्य स्वर्णा को स्वीकार कर लेता है। स्वर्णा खुश हो जाती है, लेकिन तभी अचानक से घर की लाइट बंद हो जाती है। स्वर्णा को तुरंत खतरे का अंदाजा हो जाता है। वो खिड़की से बाहर झांक कर देखती है तो बाहर करुणा और मधुसूदन राव के आदमी पूरी तैयारी के साथ खड़े थे। यह देखकर स्वर्णा घर वालों को लड़ाई के लिए तैयार करती है। वो घर की सारी खिड़की दरवाजे बंद करने के लिए कहती है, बस एक दरवाजे को छोड़कर। फिर घर में जितने भी हथियार, सब्जियां काटने वाले, चाकू, छुरी, मिर्च, मसाले, सब एक जगह पर इकट्ठा करवाती है। बच्चों को एक अलग कमरे में बंद करके कुछ लोगों को उनकी हिफाजत के लिए खड़ा कर देती है और फिर पूरी तरह से तैयार होकर दुश्मन के अंदर आने का इंतजार करने लगती है। जैसे ही करुणा के आदमी घर के अंदर आते हैं, स्वर्णा उन्हें अपना असली रूप दिखाती है। इस बार उसे मारपीट करने के लिए घर वालों से छुपना नहीं था। वो सबके सामने उन डकैतों का मुकाबला करती है। उसकी फाइट देखकर घर वाले भी शॉक्ड हो जाते हैं। ससुर जी तो खुद ही बंदूक में गोली भरकर उसे लड़ाई करने के लिए देते हैं। स्वर्णा अपने परिवार के साथ मिलकर उनका मुकाबला कर रही थी। करुणा के आदमी मारे जा रहे थे। यह देखकर करुणा की हालत खराब हो जाती है। आखिर में वो भी घर के अंदर आता है, स्वर्णा के साथ फाइट करता है। स्वर्णा से कहता है कि जब तू मुझे मिली थी तो बहुत डरी हुई थी। मैंने तुझे ट्रेन किया, इस लायक बनाया और आज तू मेरे ही खिलाफ हो गई है। स्वर्णा कहती है कि लूट मार करने के लिए तुझे अपनी टोली में ज्यादा लोग चाहिए थे। तूने मुझे सहारा नहीं दिया। अपने स्वार्थ के लिए तूने मेरा ब्रेन वॉश किया है। वो करुणा की गर्दन में चाकू घुसा देती है। ठीक उसी टाइम पर करुणा भी उसे गोली मार देता है। दोनों मरने वाले होते हैं तो करुणा उससे पूछता है कि तुझे ये सब करके क्या मिलेगा? तू भी मेरी तरह मर जाएगी। स्वर्णा कहती है कि तेरे मरने पर लोग खुशियां मनाएंगे कि एक क्रिमिनल मर गया, लेकिन मेरे मरने पर मेरा परिवार रोएगा, मुझे याद करेगा। हम दोनों की मौत में यही अंतर है। इसके बाद स्वर्णा की आंखें बंद हो जाती हैं। कुछ महीने बाद हम देखते हैं कि उस लड़ाई में करुणा की मौत हो गई थी, लेकिन इलाज के बाद स्वर्णा अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी है।
अपने परिवार के साथ खुश है, उसने आरती गाना भी सीख लिया है और परिवार की एक संस्कारी बहू बनकर बहुत खुश है। इसी के साथ ये फिल्म भी खत्म हो जाती है। तो फिल्म की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।